जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट हो गया है जी। ये 23 के बाद आता है। अच्छा, कल हमने सवाल किया था मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का। क्विक रिवीजन कर लिया करें फटाफट। फ़र्क दोनों में सिर्फ किसका है? फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट एब्जॉर्प्शन वाले प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं, मार्जिनल वाले इसको पार्ट नहीं बनाते, बल्कि इसको एज अ पीरियड कॉस्ट जो है वो चार्ज कर देते हैं। वेरिएंस एब्जॉर्प्शन में आएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करवाते हैं, एक्चुअल से डिफरेंट हो सकते हैं, इसलिए वेरिएंस आ जाता है। मार्जिनल के अंदर चूँकि एब्जॉर्ब करवाने वाला चक्कर नहीं होता, एक्चुअल एफओएच ही लिए होते हैं, इसलिए कोई वेरिएंस नहीं आता। और बस मोटी मोटी यही बातें थी। फॉर्मेट आपके सामने है। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल जीपी, मार्जिनल में सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, और वेरिएबल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस करें तो सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन करें। ये लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, इसमें वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी फिक्स्ड भी, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल खर्चे सारे रेवेन्यू में से माइनस करके कंट्रीब्यूशन निकाल दिया जाता है। उसके बाद फिर फिक्स कॉस्ट आती हैं, जिसके अंदर फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट भी होती है, जो कौन सी लेते हैं? एक्चुअल। अब दोनों प्रॉफिट्स सेम होंगे अगर कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ना आए, लेकिन अगर सवाल के अंदर ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक आ जाए, दोनों आ जाएं या एक भी आ जाए, तो फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग वाले प्रॉफिट्स के अंदर डिफरेंस आ जाएगा। क्यों डिफरेंस आएगा? वही फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट जो पर यूनिट कॉस्ट के अंदर शामिल की गई थी, वो जाहिर सी बात है क्लोजिंग स्टॉक के अंदर पड़ी हुई है, स्टॉक के यूनिट्स के अंदर पड़ी होती है। तो पिछले पीरियड के यूनिट्स इधर आ जाएं या इस पीरियड से यूनिट्स आगे निकल जाएं, वो फिक्स्ड एफओएच की जो पर यूनिट कॉस्ट उनमें पड़ी होती है, वो पीरियड कॉस्ट नहीं रहती है, क्योंकि वो प्रोडक्ट कॉस्ट है। तो जिधर प्रोडक्ट जाती है वो उधर चली जाती है। प्रोडक्ट अगर बिक गई, सेल हो गई, तो वो भी कॉस्ट ऑफ सेल में चली गई। और अगर प्रोडक्ट बिकी नहीं है, अनसोल्ड है, क्लोजिंग स्टॉक बनी है, तो इस पीरियड से निकल गई, अगले पीरियड में चली गई ना प्रोडक्ट, तो कॉस्ट भी साथ चलेगी। तो अगर स्टॉक्स होंगे तो फिर एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल का प्रॉफिट सेम नहीं होगा। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल की अगर वर्किंग की बात करें तो कॉस्ट ऑफ सेल में फ़र्क क्या है? यहाँ पर हमने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड, ये वेरिएबल कॉस्ट भी लेनी होती हैं, और फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट भी ओएआर निकाल कर एब्जॉर्ब करवानी होती है। जबकि मार्जिनल के अंदर फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट एब्जॉर्ब नहीं होती, बल्कि ये तो ऊपर पड़ी हुई है एज अ पीरियड कॉस्ट। ठीक है, सही है। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो आएगी ये फुल कॉस्ट होगी, और यहाँ पे जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी ये मार्जिनल कॉस्ट होगी, वेरिएबल कॉस्ट होगी, इसमें फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट शामिल। अब इसी को यूज़ करके आपने क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालनी होती है। तो जब आपने ये वाली कॉस्ट यूज़ करके क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालनी है, तो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स में भी फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट नहीं होगी, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स में फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट आ जाएगी। फिर चूंकि इन्होंने फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्ब करवाए, एक्चुअल वाले नहीं लिए, पीरियड एंड पे एक्चुअल और एब्जॉर्ब में डिफरेंस हो सकता है, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल अनएडजस्टेड है, अंडर ओवर की एडजस्टमेंट करके एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ सेल लेकर जाते हैं आप प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। जबकि यहाँ पे ऐसी कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपने एब्जॉर्ब करवाया ही नहीं एफओएच, तो ये एक्चुअल ही ले रहे हैं, तो यहाँ पर कोई अंडर ओवर की एडजस्टमेंट नहीं है। फिर हमने यहाँ पर रेकन्सिलिएशन, मैंने सवाल में ही बना दी थी, वहाँ पे फॉर्मेट नहीं बनाया था, क्योंकि पहले दिन तो ये बताया नहीं था रेकन्सिलिएशन कैसे बनती है। तो ये हमने एक क्वेश्चन जो है ये किया था, ख़त्म ही कर लिया था, लेकिन चौथा पीरियड रहता है, तो वो चौथा पीरियड आप लोगों ने कंप्लीट किया था। ज़रा क्विकली इसको कर लें, क्विकली। कोई और सवाल ट्राई किया आपने? कौन सा? दूसरा? कैसा लगा है? सही हुआ है? पता है या नहीं पता? सवाल ही बड़ा पुराना है ना, सोल्यूशन भी नहीं मिला होगा आईकेप की वेबसाइट से भी। क्या क्या चाहते हैं, ये सवाल करवाऊं या कोई नया करवाऊं? ये करना चाहिए। चलो फिर ज़रा क्विकली मुझे फोर्थ पीरियड करा दो, ताकि रिवीजन में आ जाए। अभी ये टॉपिक नया ही है ना, अभी पुराना तो नहीं ना हुआ ये टॉपिक। ठीक है, तो क्विकली ये 5 से 7 मिनट नहीं लगेंगे आपको सवाल को, वो सवाल आपको याद हो चुका हुआ है। ठीक है, लेकिन सवाल याद नहीं किया आपने, अल्हम्दुलिल्लाह आपने उसके अंदर वो कॉन्सेप्ट याद कर लिया। दोनों में फ़र्क कहाँ कहाँ आता है, एग्जैक्टली किस किस जगह पे, फॉर्मेट एक बना लिया। अब हर सवाल मैं कोशिश करूँगा उसी फॉर्मेट के अंदर डालने, और डल भी जाएगा। तो फॉर्मेट होते नहीं, हम बना लेते हैं, बस वो तरतीब ये है कि जैसे पहला सवाल एक बार हो गया ना, बस फिर बाकी सारे वैसे ही करी जाए, फॉर्मेट बन गया। और फॉर्मेट क्या होता है? ठीक है, तो जैसा सवाल भी आएगा, पासिंग मार्क्स फिर भी मिल जाएंगे आपको, मुश्किल एडजस्टमेंट भी हो, कोई फिगर नहीं मिलेगी तो उसकी तरतीब आपको पहले दिन बता दी थी, अज्यूम करो और आगे निकलो।
अब फॉर्मेट का फ़ायदा ये होता है कि आपको एक दो चीज़ें अगर नहीं भी समझ आ रही हैं तो आप फिर भी 70-80% मार्क्स सवाल में से निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है जी, आज करेंगे। अब बच्चे नहीं आए तो गए फिर, चलें खैर, हमें इससे क्या। अच्छा जी, 4th मंथ की बात करें तो 4th मंथ में सोल्ड यूनिट्स है 16,500, सेलिंग प्राइस पर यूनिट थी 10 रुपये गालिबन, ऐसे ही है। तो 10 रुपये इंटू 16,500 1,65,000, ठीक है जी। उसके बाद वेरिएबल मार्केटिंग एक्सपेंस ये भी गिवन थे, ये जनाब 3,000 है बेटा, ये चौथे क्वार्टर के लिए ये ऐसा ही है 3,000। जो चीज़ें मिलती जाएं फटाफट लिखते जाएं, और वो फिक्स तो सेम ही चल रहा है 5,000, ये मुफ्त के नंबर आ गए फटाफट, ठीक है। उसके बाद हमें सिर्फ क्या चाहिए अब, कॉस्ट ऑफ सेल। ये फुल अब्जॉर्प्शन वाले फुल कॉस्ट ऑफ सेल, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट और फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट भी अब्जॉर्प्शन रेट वाली अब्जॉर्ब करवा के प्रोडक्ट की कॉस्ट में डालेंगे। तो अब ये जहन के अंदर बस यही बातें पक्की करनी। ये अगर ये सवाल सिर्फ इसीलिए रखा हुआ है मैंने पहले, ऐसा सवाल अब आता भी नहीं है कि ये चीज़ें बस पक्की हो जाएं, दिमाग में पक्की हो जाएं। उसके बाद फिर सवालों के डिफरेंट मसले मसाइल होते हैं, हर सवाल के हिसाब से हम वो देख कर चलते रहेंगे, ठीक है। अफसोस सिर्फ इस बात का हो रहा है कि 70% आबादी आ जाइए, लेकिन बस देखो इंशाल्लाह 70% रिजल्ट भी आ जाएगा आपका तकरीबन। बाकी अब जो नहीं आए उनका क्या करना। अच्छा जी सॉरी, वापस आएँ। अच्छा 3, 2.25, 1.75 और 1.25, ये तो सेम है, फ़र्क सिर्फ किस चीज़ में आया है, प्रोडक्शन। 20,000 प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, तो प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है हमने इस कॉस्ट को, ठीक है। तो 20,000 को जहन में रख लो, 20,000 इंटू 3, 20,000 एक मिनट 20,000 इंटू 2.25 एग्जैक्ट, 20,000 इंटू 0.75 15,000। नेक्स्ट 1.25 इंटू 20,000 ज़रब 20,000 20, ठीक है जी। टोटल करो 140। अब स्टेप 1 क्या है, ओपनिंग पिछले पीरियड का क्लोजिंग। ओपनिंग हम निकालते नहीं हैं अगर हमें पिछले पीरियड से मिल जाए तो, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे, अब थोड़ा ना तैयारियां शुरू करें ना, मसले मसाइल क्या आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे वो आपको ला खड़ा करे 4th पीरियड में, 4 पीरियड में ला खड़ा करे और ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट नॉर्मली गिवन होती है, लेकिन सवाल मुश्किल करना चाहे तो गायब कर दे। अब गायब करेगा तो क्या करेगा, फिर उसको कम से कम ये मिसाल के तौर पे कॉस्ट देनी पड़ेगी। कॉस्ट देगा, प्रोडक्शन पिछले पीरियड की देगा, तो आप इस तरह से निकाल लेंगे। ये नहीं करेगा तो फिर वो कोई ना कोई और बेस बताएगा, डेटा देगा, तभी हम जा सकते हैं ना, ठीक है। अव्वल तो गिवन होता है ओपनिंग स्टॉक, लेकिन अगर नहीं गिवन होगा तो या तो पिछला पीरियड का क्लोजिंग बताया होगा हमने, उससे सीधा ओपनिंग बना लेना है, या फिर वो इतना एम्पल डाटा देगा जैसे उसको पिछले पीरियड की कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी देनी पड़ेगी, किसी एक सिस्टम में दे दे, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोडक्शन के यूनिट्स भी देने पड़ेंगे, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स भी बताने पड़ेंगे, तो कॉस्ट हम तभी निकालेंगे। बात समझ आई? अच्छा, लेकिन फिलहाल तो हमारे पास तो गिवन है ना, ठीक है। तो सबसे पहले क्लोजिंग को ओपनिंग बनाओ 7250, ठीक है। अब इस पीरियड का क्लोजिंग निकालना है। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स, 20,000 प्रोडक्शन यूनिट्स, ये आ गई पर यूनिट कॉस्ट इनटू अब इस पीरियड का। अब बस यही सवालों में मुश्किल यही होगी कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, इनमें से कोई यूनिट्स मिसिंग होंगे, तो वो आपने क्वांटिटी स्केड्यूल मैंने बताया था जैसे, या वो क्वेश्चन लिखकर आप वो मिसिंग फिगर निकाल के रख लेंगे। तो बस यही चीज़ें होती हैं और क्या इन सवालों के अंदर, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है जी, 4500, तो इंटू 4500 करें, आंसर इज 32। बड़ा स्टॉक है, पक्की बात है, इतना ही है, 32625 जी, 119,625। लेकिन अब अगला मसला तो आपको पता ही है, ये एब्जॉर्ब 25 हैं, ले आओ इधर 25 हैं, एक्चुअली 25 हैं, तो फिर तो कोई अंडर ओवर की एडजस्टमेंट नहीं आएगी। सुबहान अल्लाह, ये हुआ क्या वैसे? असल में बजटेड और एक्चुअल कॉस्ट तो मैंने पहले स्टार्ट में अज्यूम करवाई है आपको, मजबूरन सेम, मतलब सेम ही है, मजबूरन क्या, जब नहीं गिवन अलग अलग। उसने कहा बजटेड एफओएच कितने हैं सालाना, 3 लाख थे ना,
3 लाख है। तो हमने पूरे सवाल में छान मारा, कहीं पे हमें एक्चुअल एफओएच नहीं मिले, तो हमने क्या कहा था, ठीक है जी, फिर जो बजटेड थे वही एक्चुअल। इसका मतलब कॉस्ट में तो कोई फर्क नहीं है। अब एफओएच का वेरिएंस कॉस्ट में फर्क नहीं है तो फिर भी क्यों आ रहा था, मैंने कहा था चूंकि हमने जो बजट की थी प्रोडक्शन वो 20,000 थी यूनिट्स की, 20,000 यूनिट्स की थी, लेकिन वो हर पीरियड में प्रोडक्शन कम या ज़्यादा होती रही। कम या होने की वजह से एब्जॉर्प्शन कम या ज़्यादा होती रही। लेकिन जो बजटेड प्रोडक्शन थी 20,000, हमारे चौथे मंथ में उतनी ही एक्चुअल भी हो गई। अब कॉस्ट पहले से हम देख रहे हैं कि उसमें फ़र्क नहीं था, जो बजटेड थी वही एक्चुअल आई, और इधर यूनिट्स भी सेम हो गए, तो फिर कहाँ से आना था वेरिएंस? तो इसमें तो वेरिएंस ही नहीं था। सुभान अल्लाह। 119,625 जी, 119,625। कॉस्ट ऑफ सेल बताएं। 37, ओहो 625 जी। अच्छा, उसके बाद प्रॉफिट 373 डन जी। चल, अच्छा, अब कॉपी पेस्ट का टाइम आ गया। ख़वातीनो हज़रात तवज्जो फरमाएं। 1,65,000 फटाफट लिखें, इसको अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वेरिएबल मार्केटिंग एक्सपेंसेस कितने थे? 3,000, ये फटाफट लिखें। यानी कि अगर ये गिवन ना होता, ये भी ये यूनिट्स मल्टीप्लाई करके फिगर निकाली होती, तो मैंने क्या कहा है, पहले ये निकली पड़ी होंगी, मार्जिनल में कम चीज़ें होती हैं तो उठाकर बस कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, फिगर्स उठा के दोबारा वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है हमें। अगर पर्चे में एक बार हमने एब्जॉर्प्शन वाली प्रॉफिट स्टेटमेंट के अंदर ये शो कर दिया इतने यूनिट्स इनटू इतने रुपए, तो ये आता है, तो अगली बार वही फिगर लिखने के लिए दोबारा वर्किंग शो करने की ज़रूरत नहीं है। एनफ है एक जगह जो आपने शो कर दिया, ठीक है। जो शो मारनी है ना, एक ही बार मारनी, बार बार शो नहीं मारनी। अच्छा जी, मैं ज़रा बैठ के ना शो मारना। अच्छा जी, ओके ओके ओके। नाउ फिक्स मार्केटिंग तो 5,000 ही है, और उसके बाद फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट भी 25,000 है। नाउ एक ही चीज़ रह गई है, और वो है कॉस्ट ऑफ। अब इसमें भी चूंकि एब्जॉर्प्शन वाले में वही चीज़ें हैं जो मार्जिनल में भी आनी, मार्जिनल में उल्टा एक चीज़ कम आती है, फिक्स्ड एफओएच नहीं आते, तो कॉपी पेस्ट। कितना आसान काम है। तो पहले एब्जॉर्प्शन बना लिया करेंगे, बस उस पर थोड़ा सा मेहनत लगेगी, मसले मसाइल ज़्यादा होंगे। मार्जिनल तो आसान है, मार्जिनल में तो बस यही समझना था कि एक्चुअल एफओएच लेने हैं। यहाँ पर क्या लेने हैं? एक्चुअल एफओएच लेने हैं, और जो अजम्पशन लेनी पड़ सकती है पॉसिबली, वो क्या है, बजटेड दे और सवाल में बताए ना एक्चुअल क्या है, तो फिर बजटेड एक्चुअल सेम, बस इतने से मसला ही होता है इसके अंदर, और कोई मसला ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए ना, तो आपको वो एब्जॉर्प्शन वाली फिगर दे, मार्जिनल वाली निकालनी हो, मसला नहीं है, मार्जिनल वाली दे, एब्जॉर्प्शन वाली भी जाना हो, मसला नहीं है, डेटा देगा एम्पल, आप कॉन्सेप्ट होना चाहिए आप, ठीक है। अच्छा जी, अब जी टोटल किधर गया जी, किधर, यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे पहुँच गए थे जी। प्रोडक्शन कॉस्ट 120,000, उसके बाद इसको क्लोजिंग को ओपनिंग बना लो 6,000, और ये सबसे पहला काम करना है, ठीक है ना। उसके बाद क्लोजिंग निकालना है, तो 1,20,000 को डिवाइड करो 20,000 से, मल्टीप्लाई करो, कितने यूनिट से? 1,500, 4,500 थे। सुभान अल्लाह, करो जी, आंसर बताओ। 27,000 जी, 99,000, ठीक है। 99,000 इधर ले आओ, आंसर बताओ। 63,000। प्रॉफिट बताओ 30। अभी भी फ़र्क तो फिर भी आ रहा है इस साल तो, चलो खैर वो क्यों है, स्टॉक जो आ रहा है। आ जाओ इधर, प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कितना है जी? 37 कितना था? 375। ओके, अब नीचे वाला लिख कर नहीं बैलेंसिंग निकालना, मैं तो ये कहा था जो सिखाया था वो करो, ठीक है ना। अब डिफरेंस इन जो क्लोजिंग स्टॉक है वही डिफरेंस इन ओपनिंग स्टॉक लिख लूँ ऐसे ही 1250, इस पर कोई एतराज़ तो नहीं? यही बनना है ना, यही दोबारा लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं जी क्लोजिंग स्टॉक की तरफ। क्लोजिंग स्टॉक में क्या फ़र्क है जी, ये डायरेक्ट निकालें। 32,625 एब्जॉर्प्शन वाला है और 27,000 मार्जिनल वाला है। एक मिनट, जगह बना लूँ थोड़ी सी। कफ़ायत शारी से अब हमने ये जी 32,625 -27,000, ठीक है जी। जी आंसर बताएं।
5625 जी। आंसर 33,000 हो गया जी। चलो इसको आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है कि अब मैं आपको वो भी बताऊं, कर लेंगे ना इंशाल्लाह। अब बोलो दूसरे तरीके से यूनिट्स को लेकर। चलें जी, अब मेरे ख्याल में काफ़ी है प्रैक्टिस। अब हम सवालों पे जाते हैं जैसे पर्चे में आते हैं, और नॉर्मली वो एक ही पीरियड का होता है। शरारतें करता है, कभी कभी मार्जिनल की ही सिर्फ प्रॉफिट स्टेटमेंट बनवाएगा, एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट देकर कहेगा रिकनसाइल कर दो। एब्जॉर्प्शन की प्रॉफिट स्टेटमेंट बना देगा, सिर्फ मार्जिनल बनवाएगा, प्रॉफिट स्टेटमेंट बना दो मार्जिनल की और रिकनसाइल कर दो। तो रिक्वायरमेंट्स ज़रा एक दफ़ा गो थ्रू करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं आज, ठीक है। 3 और 4 आपका आज होमवर्क होगा इंशाल्लाह, उसका सोल्यूशन आपको कल भेजूँगा, आप कर लीजिएगा ना पहले, ठीक है। कल भेज दूँगा, बना हुआ है। और फिर इंशाल्लाह 5 थोड़ा टफ ज़्यादा हो जाएगा, वो फिर कल मैं करवाऊँगा, हो सकता है उसके ऊपर फिर हमारा 3 और 4 डिस्कस करके कोई मसला आपको होगा तो फिर 5 करवाऊँगा। बस थोड़ा सा ही है चैप्टर फिर इंशाल्लाह, ओके। अब ये समझ नहीं आ रही कि फिर आखिरी एक आध दिन में क्या करेंगे हम, है ना, रिजल्ट से पहले। चलो देखते हैं। हम तो अपनी स्पीड को अपने हिसाब से ही रखते हैं ना, हमारे असल में गाड़ी में गेयर ही एक है, वो ना वो तेज़ होती है हमारी गाड़ी, ना स्लो होती है, बस चले जा रही है ना। सिग्नल पे है ही नहीं, ये मेट्रो है, ठीक है, उसमें भी सिग्नल है, नहीं हमारी वाली मेट्रो में नहीं है। अच्छा ज़रा रिक्वायरमेंट्स पढ़ते हैं जी। ये अब अगला सवाल जो हमने करना है इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ें। प्रिपेयर प्रॉफिट स्टेटमेंट फॉर द ईयर, प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाओ मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन दोनों में, और रेकन्सिलिएशन भी बनाओ। कोई नई चीज़? बस ये फॉर द ईयर है अब, ठीक है, फॉर द, तो पूरे साल की एक ही कॉलम बनेगा, मार्जिनल का भी एब्जॉर्प्शन का भी। तो 4-4 वाला करवाया ना, असल में मैंने आपको 4 सवाल करवाए हैं। जैसे बेसिक इलस्ट्रेशन होती है ना, तो इस सवाल की इलस्ट्रेशन ये पहला सवाल था पास पेपर का, सही इलस्ट्रेशन ही बन गई ना। अब आपने एक ही समझो काम को, एक ही डेटा को यूज़ करके समझो 4 सवाल की, डेटा बदलता रहा, थोड़ी प्रैक्टिस होगी, हाथ सीधा हो गया। अब मेरे ख्याल में बेसिक आपका नॉलेज जो है वो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का दुरुस्त हो चुका है। अब हर सवाल में मसले मसाइल होंगे छोटे छोटे, उसकी प्रैक्टिस करनी है हमने, ठीक है। सवाल है कितने ने वैसे? उई तो काफ़ी सारे हैं। चले नंबर 2 नेक्स्ट। ये समझ आती है प्रॉफिट स्टेटमेंट और रेकन्सिलिएशन। क्वेश्चन 3 रनवे, आज आपका होमवर्क, आप जिस पर उड़ते हैं। सर हम कोई जहाज है? नहीं, आप तो एरोप्लेन हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट्स अंडर प्रेजेंट मेथड बीइंग यूज्ड बाय कंपनी एंड अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। मतलब अभी प्रेजेंटली वो एब्जॉर्प्शन यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है ना, उसने नीचे बता ही दिया वैसे। चलें ठीक है। उसके बाद क्या करना है जी? रिकनसाइल भी करना है, ठीक है। तो प्रॉफिट स्टेटमेंट वो कहता है प्रेजेंट मेथड के अंडर भी बनाओ और मार्जिनल पे भी बनाओ। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट फिर एब्जॉर्प्शन होगा, दोनों स्टेटमेंट्स बनानी है, और रेकन्सिलिएशन। कोई चेंज आ रही है? बिल्कुल वही मतलब रूटीन की एडजस्टमेंट। नंबर 4 भी आपका होमवर्क है। जुल्फ़िकार लिमिटेड में देखते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। सवाल तो एंड पे टाइम बचा तो पढ़ा भी दूंगा, लेकिन मुश्किल ही है टाइम बचे। प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है यूजिंग मार्जिनल एब्जॉर्प्शन और रेकनसाइल करना है। मतलब अभी तक कौन कौन से अटैम्प्ट, अभी मैं जा रहा हूँ स्प्रिंग 9 का सवाल कराने, स्प्रिंग 6 है, ऑटम 6 है और स्प्रिंग 8 है, ठीक है। उसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, ये कल मैं करवाऊंगा। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाओ अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग और रेकन्सिलिएशन, 14 का सवाल। फिर होपफुली ये आपको होमवर्क में दूंगा, उम्मीद तो है, ठीक है। इसमें आप देखें अजम्पशंस यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग, वो एंड पे जो मैंने डलवाई थी इत्तेफाक से, वो ये पास पेपर में आया हुआ 4 नंबर का। तो मैंने कहा इसमें थ्योरी आए तो इसी तरह की आती है जो आपके नोट्स के अंदर है, लेकिन आप चैप्टर एंड होने पर ज़रूर देख लिया करें। ABC किसी ने देखा हो तो छोटा सा चैप्टर था, ABC का ऑडिट किया, कुछ नया तो नहीं निकला उसमें, बता दिया करो वास्ता जे। मैं इसलिए नहीं कहता को, मैं दावा नहीं कर रहा होता, मैं तो उल्टा चाह रहा होता हूँ कोई मैनू दस दे कुछ रह गया तो मैं पढ़ा दा। ज़रूर बताया करो। अब इनाम रखना पड़ेगा, जो कोई चीज़ निकाल के लाएगा ना चैप्टर में से, उसको एक ये फ़लाँ इनाम मिलेगा छोटा सा। तो वो फिर इंशाल्लाह चैप्टर और ICAP के ऑडिट करके चैप्टर में से कुछ निकाल के लाएगा ना, उसको इनाम दिया जाएगा, और फिर ही निकलेंगी चीज़ें। ऐसे नहीं, मुझे लगता है ऐसे हैं नई नई चीज़ें निकलेंगी, बल्कि वो किताब में नहीं होंगी वो भी निकल आएंगी। अच्छा जी,
KL कीनिया लिमिटेड वाला सवाल है, स्प्रिंग 22 में आया था, ये होपफुली आप पहले करेंगे, मुझे बड़ी उम्मीद है, लेकिन सर मैं सिर्फ रिक्वायरमेंट्स पढ़ा रहा हूँ। प्रिपेयर प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ February यूजिंग मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, रेकनसाइल द डिफरेंस। नंबर 7 सिग्मा 15 में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अंडर ओवर, बता देंगे जी। प्रिपेयर बजटेड प्रॉफिट और लॉस बनाना है यूजिंग मार्जिनल, और ऊपर इन्होंने शायद एब्जॉर्प्शन वाला बनाया होगा, तभी तो वो कह रहा है कि एनालाइज डिफरेंस बिटवीन बजटेड प्रॉफिट डिटरमिन अंडर एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल, यानी कि वही बातें चल रही हैं मिलती जुलती। 2020 में फ्रांसिस्को, अच्छा मुश्किल सवाल, टफ सवाल, एक दो चीज़ें बीच में होती हैं उससे टफ हो जाते हैं, बाकी सवाल की अप्रोच वही रहेगी, कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, अब डेटा मुश्किल करेगा, चीज़ें निकालना मुश्किल हो जाएंगी, बस यही मसला होना है और क्या। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन जो पढ़ा दिया आपको मैंने, अब सवालों के अंदर जो मुश्किल से जितने सवाल अभी तक 2002-3 के बाद हैं वो आपके सामने रख दिए हैं, ये इतने ही हैं बस। अभी रिसेंट सवालों में आया, बच्चों कह के भेजा था लास्ट टाइम कि प्रॉफिट स्टेटमेंट नहीं आई, बड़ा टाइम हो गया है, पिछली दफ़ा भी नहीं आई थी, मतलब जो पिछली से पिछली बार, उससे पहले तो ज़रा मेहरबानी करें देख लीजिएगा, उसको आई हुई थी, मैं रिसेंट टाइम देखता हूँ अभी, उसमें भी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। कैलकुलेट बजट एंड एक्चुअल ओवरहेड्स, अच्छा अब ये इंपॉर्टेंट। प्रिपेयर प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट यूजिंग मार्जिनल और रेकनसाइल, यानी अब ये करने ज़रूर लग गया, अगले सवालों में मुश्किल सवालों में जाकर के एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला बना के दे देता है और मार्जिनल वाला बनवा लेता है, तो डेटा तो फिर भी निकालना पड़ता है ना मार्जिनल के लिए। स्टॉक गायब कर दे, प्रोडक्शन कॉस्ट गायब कर दे, अब हमें फिक्स कॉस्ट के अलावा वाली जो है वो वेरिएबल कॉस्ट चाहिए हो, तो इस तरह के मसले मसाइल हैं। कॉन्सेप्ट और कोई भी नहीं है जो रह गया हो, वो बता दिया, बस अब मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट ज़रूर हैं। सिल्वर, assuming there is no opening stock, SL prepare SL budgeted profit or loss using absorption costing, सिर्फ ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अच्छा यार आ जाओ, मैं क्या ढूंढने निकला हूँ, हाँ रीसेंट अटेम्प्ट मैंने कहा दिखाता हूँ, अल्लाह करे मैंने इधर रखी हो। इसकी तो पड़ी है, चलें बहरहाल, अब मैं कल इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मैं वो मेरे ख्याल में कहीं आगे पीछे रख बैठा हूँ, तो वो रिसेंट अटेम्प्ट के अंदर भी आपको रिक्वायरमेंट पढ़, सिर्फ रिक्वायरमेंट पढ़ानी थी, सवाल तो जैसे जैसे अब करने आगे आना है, ठीक है। तो इसके ऊपर मुझे लगता है कि एंड तक वो मुश्किल ही हम पहुँचेंगे। अभी मैंने सवाल देखे हैं तो मेरी यादें ताज़ा हुई हैं, कुछ एक सवाल ऐसे हैं, इसमें बड़े हैवी वेट सवाल हैं, इन पर पूरा एक दिन लगता है। ये सिल्वर तो चलो शायद आप ही करें, ये भाई फ्रांसिस्को हैं, ये भाई सिग्मा हैं, ये जनाब भाई कीनिया हैं, जो आप करेंगे लेकिन कराना पड़ेगा। XY कल कराना है, मतलब अब ट्यूसडे को ही आएंगे, तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे हैं तो 5 दिन, अल्लाह करेगा ये उसमें ये ज़रूर हो, अल्लाह करे कि इसमें कंक्लूड हम ये कर दें, ठीक है। फिर टेस्ट आप लोगों ने कल दिया था, कैसा हुआ था, कैसा लगा, सरप्राइज़? अच्छा वो FH के चैप्टर में से था सवाल या ABC में से था, समझ नहीं आ रहा था ना, है ना। अच्छा चलो जो समझ आया कर दिया था, बस ठीक है, वो फिर इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। चलें जी आ जाएं, अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2, चलो भाई सवाल आ गया भाई, सवाल वाले प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है अंडर एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल और फिर रेकंसिलिएशन, ठीक है। अब जो फॉर्मेट एक बार बना दिया ना मैंने, आज वहीं पे उधर वही बनाना है, ठीक है। लेकिन पहले फॉर्मेट बनाएंगे, उससे फ़ायदा ये होता है कि मैक्सिमम चीज़ें लिख लेते हैं, पर फॉर्मेट बनाने से पहले सवाल पढ़ना ज़रूरी होता है, ठीक है। तसल्ली से सवाल पढ़ना है, ठीक है। बाकी फॉर्मेट दिमाग में अब तो छप चुका है, एक बार खाली फॉर्मेट बनाया था और एक बार वो क्या नाम है दिलबर सवाल, जो हमारा दिलबर तो बनना था ना, इतने ज़्यादा दफ़ा उसको किया, तो दिलबर सवाल जो था उसने हमारे वो फॉर्मेट को और पक्का कर दिया। अब उसी को पक्का रखना है, अब फिर कोई नया तजर्बा नहीं करना हमें, ठीक है। अच्छा अब तो वो फॉर्मेट P&L के अंदर सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, GP, फिर लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट। दूसरा प्रॉफिट स्टेटमेंट किसका जी, मार्जिनल का, उसमें सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल लेस वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंट्रीब्यूशन लेस टोटल फिक्स कॉस्ट, उसके अंदर कोई एडमिन फिक्स हो, सेलिंग फिक्स हो और FH भी फिक्स्ड एक्चुअल वाले माइनस कर दिए एब्जॉर्प्शन, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल। दिमाग में बैठा होना चाहिए ये, ठीक है। अच्छा चलो ये सारा कुछ बनाना है, लेकिन पहले सवाल पढ़ लें। Following information has been extracted from financial records of ATF Limited. Production during the year, finished goods at beginning, ये क्या है, opening stock, opening finished goods, finished goods at the end,
सेल प्राइस पर यूनिट, ओवरहेड कॉस्ट फॉर द ईयर, ये टोटल है, ये फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट है पर यूनिट। एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ये भी टोटल है। एनुअल बजटेड कैपेसिटी यूनिट्स के अंदर, ये एनुअल है, ये भी टोटल है, ठीक है। तो पर यूनिट सिर्फ एक चीज गिवन है। अच्छा, अभी तक तो मुझे पूरे सवाल के अंदर नहीं नजर आया कहीं पे सेल यूनिट्स का कोई फिगर नहीं नजर आई, तो निकाल सकते हैं ना, ये तो पहले दिन ही सिखा दिया था, और ये हुआ करेगा मिसिंग। ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स और प्रोडक्शन गिवन है। आपकी क्वेश्चन है ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग इज इक्वल टू सेल, जिसको जैसे रीअरेंज कर लें, यही सिखाई थी ना। नहीं याद तो दिखा देता हूं, ऐसे कैसे आप लोग मुकर सकते हैं, ऐसे मैं मुकरने थोड़ा ही दूंगा आप लोगों को। ये देखें, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग सोल्ड, ऐसे लिखें आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये हम सेल की फिगर निकालेंगे, सेल के यूनिट्स निकालेंगे, ठीक है। सेल के यूनिट्स आ जाएंगे तो उसके बाद ये रहा, उसके बाद सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, द एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट इनकर ड्यूरिंग द ईयर, मटीरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड। तो ये एक्चुअल कॉस्ट जो ड्यूरिंग द पीरियड है पर यूनिट गिवन है, ये क्या है, पर यूनिट, वो जो हमने यूज करना है कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग में, ठीक है। अच्छा, कंपनी यूजेज फाइफो मेथड, बड़ी मेहरबानी, यही करना चाहिए, खामोशी केस में यही लिया करते हैं, मज्यूम यही करते हैं। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम वाज 450, ठीक है। और फिक्स्ड ओवरहेड कॉन्स्टिट्यूटेड, वो देख लेते हैं फिर बाद में, ठीक है। अभी तो मैंने वैसे भी क्या करना है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से पहले प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है, बोलो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से बनानी है ना। तो ओपनिंग मुझे मिल गया है, तो अपना सवाल करते हैं, ठीक है। शुरू करें काम। अब सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, कोई ज़्यादा एबनॉर्मल चीज़ तो कोई नहीं आई है। एडमिन सेलिंग इकट्ठे हैं, और एडमिन एंड सेलिंग लिखा हुआ है, और कहीं पे इनके साथ वेरिएबल भी नहीं लिखा हुआ, तो फिर इसको फिक्स्ड ही लेंगे, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कोई नहीं है वेरिएबल वाले, ठीक है। बहरहाल फॉर्मेट अपना बनाते हैं जी। सबसे पहले मुझे बताएं कि नाम शाम आप लिख लेंगे ऊपर बिजनेस का, क्या नाम है बिजनेस का, है ATF, चलो लिख ही देता हूँ ATF। क्वेश्चन नंबर भी तो लिखना है। पास पेपर कौन सा है, पास पेपर 2 हम कर रहे हैं जी, स्प्रिंग 2009 का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ATF क्या कहा उसने, क्या बनानी है, प्रॉफिट स्टेटमेंट। लफ्ज क्या है उसके, हाँ वो अल्फाज बस लिख दिया करो, ठीक है ना। प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है फॉर द ईयर, ठीक है। अब ये मैं प्रॉफिट स्टेटमेंट बना रहा हूं अंडर एब्जॉर्प्शन, ठीक है जी। उसके बाद मैं इंशाल्लाह यहाँ पर प्रॉफिट स्टेटमेंट बना लूँगा मार्जिनल की। कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग मेरा दिल है आज अलग अलग नहीं करेंगे, दो ही तो कॉलम बनाने हैं, तो कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग जो है ना मैं एक ही ओपन कर लूँगा, उसमें एक कॉलम एब्जॉर्प्शन का बना लेंगे। ये भी तरीका सीख लेना, इस पर भी टाइम बच जाता है ज़रा, ठीक है। अगर आपको लगे, देखो ना कॉपी पेस्ट ही तो कर रहे होते थे, कॉपी पेस्ट ही करना है ना, तो वो आमने सामने ही रख लेते हैं बस, ठीक है। एक फिक्स्ड एफओएच होगा जो एब्जॉर्प्शन के कॉलम में आएगा, मार्जिनल वाले में नहीं आएगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। चलो, तो रुपीज़ में ही सवाल कर लें, ठीक है। चलें, पहले तो फिलहाल बना लेते हैं अपना। सबसे पहले क्या लेंगे, सेल्स, रेवेन्यू या सेल्स जो भी लिख लें, ठीक है जी। उसके बाद ये रेवेन्यू में हमने रुपीज़ कितने गिवन है, ₹200 पर यूनिट गिवन है ना। हमें सिर्फ क्या नहीं पता, यूनिट्स जब मिल जाएंगे तो सबसे पहली वर्किंग आज ये करनी पड़ेगी। यूनिट्स जब मिल जाएंगे तो हम इस यहाँ पर प्लेस करेंगे, इंशाल्लाह भी देख लेते हैं, ठीक है। तो फिर रेवेन्यू आ जाएगा, लेस करेंगे इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए हम वर्किंग करेंगे नंबर 2, ठीक है। उससे हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा,
और ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लेस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो हमारे पास सवाल के अंदर सिर्फ सेलिंग एडमिन ही आ रहे थे, ठीक है। और हम पहुंच जाएंगे प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है बच्चों, तो ये इतना सा बस फॉर्मेट बनाना है, मोटा मोटा फॉर्मेट, और क्या, नीचे वर्किंग के लिए जगह शगह भी बची। ठीक है, ऐसे ही इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम यहाँ पर बना तो लें। चलो ATF प्रॉफिट स्टेटमेंट हम बनाएंगे, इसके ऊपर लिखना होता है फॉर द मंथ एंडेड, वो मैंने नहीं लिखा माजरत, तो लिख दें। ये ईयर है तो फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर है मुझे नज़र नहीं आ रहा सामने, फॉर द ईयर एंडेड नहीं दिया हुआ, बहुत अच्छी बात है, बस बहुत ही अच्छी बात है, इसीलिए तो मैंने लिखा नहीं था जी, अंडर मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है जी, तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग की प्रॉफिट स्टेटमेंट यहाँ बना लेंगे हम इंशाल्लाह जी। इसी तरह से रेवेन्यू आ जाएगा, लेकिन अब मैं यहाँ वर्किंग भी करना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि वर्किंग यहाँ पे हमने कर ली है, रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं होता। लेस करते हैं इसमें से वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स लेंगे यहाँ पर, और वो उसी वर्किंग 2 में ही इंशाल्लाह हमारा इरादा है कॉलम बनाने का। और अगर कोई वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ ही जाता है तो मैंने जगह बहरहाल छोड़ दी है, वो माइनस करके हम कहाँ पे पहुँचते हैं जी, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से लेस करते हैं जी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट्स। ठीक है जी, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट्स में फिक्स्ड सेलिंग एडमिन भी, क्या कह दें, फिक्स्ड सेलिंग एडमिन भी आ जाते हैं, और फिक्स्ड प्रोडक्शन वाले यानी FOH की कॉस्ट भी यहीं पर आ जाती है। ठीक है, तो उसके बाद एंड पर हम पहुंच जाते हैं, तो प्रॉफिट अंडर मार्जिनल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ओ बच्चों, ओ बच्चों, ओ बच्चों, ओ बच्चों, ओ कल के बच्चों। उसके बाद पता नहीं यहाँ फिगर कितनी बड़ी बड़ी आती हैं, देखने वाली बात होगी। थोड़ी सी जगह इसके लिए छड़ के हम वर्किंग नंबर 2 यहाँ पे करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल। मैंने बस ये कहा है कि मैंने फनकारी सिर्फ छोटी सी ये लगानी है कि एक डिब्बा खाली छोड़ देना है, बाद में उसी को यूज़ कर लेना है। आप भी इसको ऐसे सीख लें। कल क्यों नहीं कर सकते थे ये काम पिछले सवाल में, क्योंकि देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स 4 पीरियड्स की निकालनी थी, तो इसलिए ये कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग अलग रखी। लेकिन अगर ये एक ही पीरियड है तो फिर ये बचत हो सकती है वक्त की, बस छोटी सी बचत कर रहा हूँ, फॉर्मेट नहीं चेंज करूँगा। ठीक है ना, अभी तो मैं वैसे भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का ये एब्जॉर्प्शन, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या है जी, कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मेट भी बता ही दें। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट, और बल्कि एक एक लाइन भी छोड़ देते हैं, वर्किंग भी तो करनी पड़ सकती है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट, ऊपर हेडिंग देता था मैं फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स, बट ठीक है रहने दो, हो गए बड़े, इतने तो हो ही गए। फिक्स्ड ओवरहेड्स की कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। दोबारा से सिर्फ फॉर्मेट बना रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मेट इसलिए बना रहा हूँ, आपने एक दो लाइनें छोड़कर बनाया करनी है फॉर्मेट, ठीक है ना। फॉर्मेट सारा बना लिया हमने, क्योंकि हमें इसमें से जो चीज़ नहीं मिलेगी उसकी जगह हम अजम्पशन लेके कोई फिगर आगे चल पड़ेंगे, बाकी नंबर तो लेंगे। ठीक है, इसमें एडजस्टमेंट होगी ओपनिंग, वर्क इन, और वो है नहीं, वो होना चाहिए था लेकिन बस वो है नहीं। ओपनिंग फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री, और लेस कर देंगे हम क्लोजिंग फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री, और हम पहुंच जाएंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स पर। अब ये कॉस्ट ऑफ सेल होगी
unadjusted because of this absorption rolla. तो this absorption rolla will be solved by under over absorbed adjustment. ठीक है जी। अब तसल्ली से यहाँ पर सोच लिया करो, प्लस माइनस पहले लिख लो, उसके बाद प्लस माइनस सोच लो। मुझे बताओ अगर कोई एक्सपेंस कम एब्जॉर्ब हुआ है तो उसको ऐड करना पड़ता है, ठीक है, तो अंडर को ऐड करेंगे, और अगर ज़्यादा हो गया तो माइनस। तो यूँ लिख दो एक बार, बस कहानी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जनाब कॉस्ट ऑफ सेल्स पे आप आ जाएंगे और ये एडजस्टेड होंगी, जो आप उठाकर ले जाएंगे P&L के फेस पे। लें जी, फॉर्मेट में कोई मसला है तो बताएं, आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो बताएं जी। कन्फ्यूज़ है? नहीं है फ्यूज़? चलो, तो कानों के फ्यूज़ के लिए तो मैं थोड़ा बहुत इलेक्ट्रीशियन का काम कर लेता हूँ। ले जी, अब मेरे ख्याल में तो सिर्फ कॉपी पेस्ट ही रह गया। तो यही आपको अर्ज़ किया था, ये टॉपिक्स हैं ही ये से कॉपी पेस्ट। एक बार कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन ये ना कॉन्सेप्ट को एक दिन में नहीं बनाया हमने, बेसिक से बातें शुरू कर दी थी। जब ये डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर वाली कॉस्ट निकाल रहे हैं, फिर FOH के चैप्टर में तकरीबन हमारे FOH के अंदर कोई मेरे ख्याल में 9-10 दिन तो लग ही गए होंगे, कि ज़्यादा लगे हैं। 7 दिन बेसिक्स में लगे थे और अभी तकरीबन 2-3 दिन इस पे लग गए हैं, हाँ, तो 11-12 दिन लग गए। तो 11-12 दिन यही एब्जॉर्प्शन तो सिखाता रहा था बहाने से। अब वही सीखा हुआ आगे अप्लाई हो रहा होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता सीखने का प्रोसेस चल रहा है। कॉन्सेप्ट तो बहुत ज़रूरी था। कॉन्सेप्ट बगैर आप सिर्फ कोई फॉर्मेट के साथ नहीं चल सकते। कॉन्सेप्ट होता है तभी फॉर्मेट बनता है, चीज़ें जो है उसके अंदर। बस ये इसकी वजह से होता है कि आसानी हो जाती है, मैक्सिमम मार्क्स आप ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब शुरू करने लगूँ जी सवाल। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कहा था, सवाल को पढ़ते हुए देखकर कहा था कि जी सबसे बड़ा पहला मसला जो है वो इसमें क्या है, सेल के यूनिट्स नहीं है, मुफ्त के नंबर मिल जाने। अगर सेल के यूनिट्स बन जाए हमारे पास तो सबसे पहले जी वर्किंग नंबर 1। अच्छा, उसको वर्किंग किसी ने फॉर्मेट में आते हुए कर लिया तो इसको वर्किंग 2 कर लेना। क्या करते हो, क्या कहते हो? ठीक है कि पहले वर्किंग 1 इसी को करें, कोई नहीं, काट के करते हैं। आपको आदत है जी ये वर्किंग 1 हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल ही करते हैं, कोई मसला नहीं। वर्किंग 1 कॉस्ट ऑफ सेल कर दें, कोई मसला ही नहीं। ये ले कि हम जी वर्किंग 1 तो हमने पहले ओपन करनी है, ये तो लाजमी वर्किंग है, तो होनी ही होनी है। तो ठीक है यार, आपने वर्किंग 1 लिख दिया फॉर्मेट में, आगे जो वर्किंग अब आती जाए उसको 2, 3, 4 करते जाओ ज़रूरत के हिसाब से। जैसे फॉर्मेट बनाने के बाद आपको अब ज़रूरत महसूस हुई, हाँ जी सेल्स, वो जी सेल्स के लिए तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, पर सेल के यूनिट्स नहीं है, तो भाई कोई मसला नहीं है, यहाँ पे आओ। एक तो यहाँ के नीचे लाइन लगाओ ना एक, ताकि ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ऊपर अलग हो जाए। ठीक है, और अब यहाँ नीचे वर्किंग शुरू हो रही हैं। तो वर्किंग नंबर 2 आप तो तरतीब से चलाते जा रहे होंगे, वर्किंग 1 के बाद अगले सफ़े से 2, 3 जाएगा और चलते जाएगा जी। अब मुझे चाहिए यूनिट्स सेल वाले, तो मैं अपनी इक्वेशन लिखूंगा, ओपनिंग फिनिश गुड्स के यूनिट्स प्लस प्रोडक्शन के यूनिट्स लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स के यूनिट्स। अच्छा, अब ये नहीं कि आपको क्लोजिंग मिसिंग है तो आप इसको रीअरेंज करें इक्वेशन को, नहीं, आप अपनी इक्वेशन ऐसे ही लिखा करिएगा ताकि आपको ये याद हो जाए, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग इज इक्वल टू सोल्ड यूनिट्स। अब इसमें से जो गिवन हो वो लिख दो, मिसिंग को क्वेश्चन मार्क डाल दो, तो वो बैलेंस खुद ही हो जाएगा। ठीक है, अब आपको सवाल के अंदर ओपनिंग यूनिट्स गिवन है 3000, क्लोजिंग गिवन है 1500, प्रोडक्शन वाले गिवन है 35,000, तो ये तीनों लिख दो। ओपनिंग 3000 यूनिट्स, प्रोडक्शन 35,000 और क्लोजिंग 1500 यूनिट्स। तो सोल्ड यूनिट्स कितने आ गए? ये ऐसे मैं लिखता हूं एक दफा, तो ये कि ये सोल्ड यूनिट्स तो मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, ये गिवन थे। तो अब इस इक्वेशन को जब आपने सॉल्व ऐसे लिख लिया करना, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे आप सोल्ड यूनिट्स दे देता, क्लोजिंग माइनस गायब कर देता, क्लोजिंग गायब कर देता, कर सकता है, वो भी हमें चाहिए होते हैं। प्रोडक्शन गायब कर देता, वो भी हमें चाहिए होते हैं, हर चीज ही चाहिए हमें। तो जो एक गायब है आपने इक्वेशन को नहीं छेड़ना, आपने उसकी जगह अगर प्रोडक्शन गायब होता तो यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट्स लिख देते, ओपनिंग भी आ जाता, क्लोजिंग भी आ जाता, सोल्ड भी आ जाता, रीअरेंज कर लेते, कैलकुलेटर के ऊपर प्लस माइनस करते आंसर। ठीक है, तो इस इक्वेशन को नहीं छेड़ना। ये नहीं कि हर बार आप इक्वेशन छेड़ रहे हो, इक्वेशन ना छेड़ें अपनी, ये बस ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग इज इक्वल टू सेल,
अब ये सारे सीएमए में चलनी है आपके, बार बार आनी है, हमेशा यूज होनी है। जब भी आपको प्रोडक्शन यूनिट्स चाहिए हो तो ये एक तरीका है निकालने का। एक इक्विवेलेंट यूनिट ईपीयू और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स निकालते हैं, वो प्रोसेस कॉस्टिंग में जाकर सीखेंगे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक ये तरीका है यूनिट्स निकालने का जो बहुत ज़्यादा चलेगा आपके सीएमए के अंदर। तो इक्वेशन को नहीं छेड़ना आपने, बस आपकी इक्वेशन यही है, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, कौन कौन सो रहा है? हाथ खड़ा करें। वो तो जाग रहा है यार, ऐसे ना किया करो, देख के तो इल्जाम लगाओ। अच्छा जी, अब सोल्ड यूनिट्स कितने निकल आए फिर? 36,500। ठीक है जी, तो सोल्ड यूनिट्स 36,500 इधर जाकर लिखे हमने। और जनाब आंसर आ गया। ठीक है जी, थाउजेंड में करना है या ऐसे ही चलने दें? मेरे ख्याल में कर ही लेते हैं, काफ़ी सारी फिगर्स हैं, है ना। चलो रुपीज इन 1000 लें जी, 7300। बेटा जिसने अपने वो किताबों पे लिख लिया वो यूं कर देगा ना, ये क्या हो जाएगा, इससे मर जाएंगे क्या? ले ओके, अब साथ साथ चला लें, चलो बाद में ही करते हैं बात। असल में ज़्यादा अच्छा मुझे ये लग रहा है कि सिर्फ समझो, सिर्फ एब्जॉर्प्शन दुनिया में एग्जिस्ट करता है, वो पूरा कर लें, फिर जहाँ से जो चीज़ रह जाए उसको देखेंगे क्या करना है। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट। वो क्योंकि बाद में कौन सा टाइम लगता है, एक बार एब्जॉर्प्शन बन जाए तो फिर मार्जिनल करते हुए कितना वो टाइम लगता है, वो तो 10 सेकंड लगते हैं, सारा डेटा उठा के आपने लिख देना, एक दो नई चीज़ें हैं बस। सिर्फ स्टॉक को ध्यान से देखना होता है, स्टॉक डिफरेंट होता है, प्रोडक्शन की कॉस्ट तो एफओएच जो है वो नहीं होता, और फिक्स को जो है वो एक्चुअल लेना होता है। दो चार चीज़ें सिर्फ जहन के अंदर हो तो फिर तो बस एक 10-15 सेकंड का काम है। आगे बढ़ो जी। उसके बाद अब कॉस्ट ऑफ सेल की तरफ चलें। कॉस्ट ऑफ सेल में ये पर यूनिट कॉस्ट है हमारे पास 70, 40 और 30। ठीक है, ये 70, 40 और 30 को आपने मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ। ये सारे येलो आपके लिए अब रेलेवेंट है। ठीक है, तो 70 इंटू 35, 40 इंटू 35, 30 इंटू 35। तो कॉस्ट ऑफ सेल में आए, आपने यहां पर लिखा, ये ब्लैक से ही करता जाऊं ना, वर्किंग नजर आ रहा है, ये डिफरेंट कलर करूं जी। इधर देखो, रुपीस मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 70 बेटा, 70 इंटू प्रोडक्शन यूनिट्स 35,000। ठीक है जी, नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये देखो, ये मैं उठा रहा हूं बस, ये 40 पर यूनिट इंटू 35,000, 30 पर यूनिट इंटू 35,000, तो रुपीज 40 पर यूनिट इंटू 35,000 यूनिट्स, और रुपीज 30 पर यूनिट इंटू 35,000 यूनिट्स जी। 24। अब यहाँ वर्किंग है ना, ऊपर रुपीज इन 1000 मैंने लिखे तो कोई मसला नहीं है, इधर तो लिखे होते हैं ना, जहां पे इस फिगर में आना है वहां पर रुपीज इन 1000 लिखा हुआ है, बस काम चल जाएगा। मेरे पास नहीं जगह, आपने लिखने तो लिख ले, कोई मसला नहीं। ठीक है, ना भी लिखा हो तो यहाँ चलेगा, वर्किंग है ना। ओके, यहां से फिगर निकल गई, जहां जानी वहां हमने लिखा हुआ रुपीज इन 1000। बाकी आपकी तसल्ली ना हो तो लिख लें जी। 14, अच्छा 1400, 1400। नेक्स्ट 10 जी। अब फिक्स कॉस्ट यहां पर OAR की बेस पर निकलती है। अब सवाल में उसने हमें FOH का एब्जॉर्प्शन, फिक्स्ड FOH का एब्जॉर्प्शन रेट नहीं दिया हुआ। क्या ख्याल है, दिया हुआ है नहीं दिया हुआ? मैंने फिर कहा था ये एक मसला ये भी आ सकता, सारे मसले आपको मैं पहले से बता रहा था, कोई सुनता तो ना, ध्यान देता तो ना। कहता था कि ये भी हो सकता है, ये मिसिंग हो सवाल में, तो देख लो आज मिसिंग हो गया। तो भाई ध्यान से बात सुना करो और बातों से सबक लिया करो। फिक्स्ड FOH अगर मिसिंग है तो कोई इतना बड़ा पहाड़ नहीं टूट पड़ा सर, बस पता है हमें। फिक्स्ड FOH की कॉस्ट पकड़ेंगे सवाल से, और सबसे पहले उसमें नॉर्मल कैपेसिटी ढूंढेंगे। अगर वो मिल गई तो फिर उससे डिवाइड कर देंगे, और अगर वो ना मिलेगी तो फिर बजटेड कैपेसिटी उससे कर लेंगे, बजटेड प्रोडक्शन से कर लेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसके लिए है?
फिक्स्ड एफओएच का ओआर निकालने के लिए। आज पूरे सवाल में मुझे कहीं फिक्स्ड एफओएच का ओआर नज़र नहीं आया था, ठीक है, लेकिन मुझे फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट अवेलेबल है। बोलो, ये फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट रेलेवेंट है मेरे लिए। और एनुअल बजटेड कैपेसिटी, बजटेड ही लेंगे, क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। रूल लिखवा दूंगा, आज सवाल पूरा हो जाए फिर रूल लिखवाऊंगा, ठीक है। आज सवाल पूरा करेंगे, अगले 2 सवाल पढ़ूंगा, अगर कोई मसला उसमें नजर आया तो आपको बताऊंगा, उसके बाद फिर ये रूल भी लिखवा दूंगा। ये वो जो आपको ज़बानी बताया हुआ है ना, ज़बानी बातें आप भूल जाते हैं, बाद में मुकर नहीं ना सकते, फिर लिखवा दूंगा तो इंशाल्लाह फिर बाद में ला के दिखाया करूंगा। देखो बताया था, मैं बताया था तुम्हें जी। तो 1 मिलियन को डिवाइड करें 40,000 यूनिट्स के साथ, तो पर यूनिट आपके पास आ जाएगा फिक्स्ड एफओएच का रेट, एब्जॉर्प्शन रेट। तो ये वर्किंग नंबर 3 कर लेते हैं। मेरे पास नहीं है ना, जो सवाल में नहीं है वो निकाल रहे हैं, तो भाई एग्जामिनर भाई को भी बताएं कि वो हमने कैसे निकाला, वरना वो कहेगा इसे क्यों निकाला। तो फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के लिए आपने ₹1 मिलियन को डिवाइड करना है 40,000 यूनिट्स के साथ। एंड वालों नजर आ रहा है ये, ठीक है। तो आंसर इज ₹25 पर यूनिट, ठीक है। तो एक ये फिगर हमें मिली थी, ढूंढने निकले थे, एक अब ये फिगर मिली है, ठीक है। तो ₹25 पर यूनिट ये हम यहाँ पे यूज करेंगे, ₹25 पर यूनिट। ये जनाब वर्किंग 3 से आया एग्जामिनर भाई, इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन 35,000 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है जी। 8750। हाँ जी, मुश्किल लग रहा है या आसान लग रहा है? ये टॉपिक बहुत आसान है और सवाल भी आ जाता होता है इसमें से, आप देख रहे हैं। इस दफ़ा पता नहीं, मेरे को 15-16 नंबर का सवाल है। 87 ओनली 875। अच्छा चलो लें जी, 875 टोटल करेंगे पार्ट 2 में। मैंने कहा है टोटल करेंगे पार्ट 2 में।